तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्वेश्चन पेपर और पूरा मॉडल पेपर हल सहित आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज की वीडियो महासंग्राम होने वाले, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, यानी कि बीए फाइनल ईयर वालों के लिए जो 5 सेमेस्टर है उसके लिए हिंदी के वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर फर्स्ट में आने वाले हैं। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोगों के पूरे क्वेश्चन आप लोगों के फंसने वाले हैं। तो ये आप लोगों को 100% देखना है कि किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ये कोर्स जो है, ये क्लास है, एकदम महासंग्राम होने वाली, क्योंकि इससे वह सभी क्वेश्चन, यदि आप लोगों का 75 नंबर का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर, तो आप लोगों के यहाँ से 45 से 50 नंबर एकदम 100% पक्के हो जाएंगे। क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि 3-4 साल के मॉडल पेपर को हल करके और पूरा का पूरा मॉडल पेपर यहाँ तैयार किया गया है। उत्तर पूरा सहित है, उत्तर सहित है। ऐसा नहीं कि केवल आप लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर पूरा पीडीएफ सहित आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस भी किया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वही सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने को मिल सकता है बार बार जो आए। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो एकदम महासंग्राम होने वाली है, रामबाण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने चलते हैं हम पीडीएफ की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में हैं और आप लोगों को यदि एमसीक्यू आता है तो सभी में ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, सभी में ये आप लोगों के हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक का नाम क्या है। तो जो हिंदी आलोचना की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है वो भारतेंद्र की पुस्तक यानी कि नाटक को माना जाता है। पहली पुस्तक भारतेंद्र की पुस्तक नाटक है और इसको 1883 ईस्वी में पब्लिश पब्लिश किया जाता था, जो कि माना जाता है इसको पब्लिश यानी कि प्रकाशित हुई थी कब, 1883 ईस्वी में। ये आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत जो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक थी वो कब प्रकाशित हुई थी, तो वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी या पब्लिश्ड हुई थी। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वह अलंकार होते हैं जिनके शब्दों में ही अलंकार, मतलब अलंकारों की शोभा देखने को मिल सकती है, शब्दों में ही पता चल जाता है कि कौन सा अलंकार है। इसके अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं, आप लोगों को देखने को मिल सकता है, एक अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार और एक अनुप्रास, श्लेष और यमक। ये 3 अलंकार आप लोगों को मिल सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। और अर्थालंकार में आप लोगों के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और कई सारे आते हैं। फिर उभयालंकार में वही सभी अलंकार आते हैं जो कि मतलब उनके शब्दों में और अर्थों में कथन मतलब क्या होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, तो वो सब उभयालंकार होते हैं। जैसे अतिशयोक्त अलंकार हैं और 1-2 अलंकार हैं इससे, तो आप लोग अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। यदि अलंकार के बाद यदि अलंकार के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो अलंकार के बारे में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट कर दे तो, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, या टेलीग्राम पर बता दे कि सर हमें अलंकार का पीडीएफ चाहिए, अलंकार का हमें आंसर चाहिए, कितने अलंकार और किस प्रकार से होते हैं। वक्रोक्त के कितने भाग भेद हैं, तो वक्रोक्त के यहाँ पर कितने 4 भेद या 6 भेद बताए गए हैं। यहाँ पर पहले 4 था, 6 हो गया है कि आचार कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बहुत उलझाने वाला शब्द है। रुझाने वाले शब्द ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखिए, तो 2 शब्दालंकार के बजाय यहाँ पर 4 शब्दालंकार देख लीजिए, लिख दिए हैं कि अनुप्रास, यमक और श्लेष और वक्रोक्त, यानी कि इन सभी का आप लोगों को परिभाषा चाहिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या है कि शब्द वही पुनः रहे, सॉरी दोस्तों, वर्णान आवृत्ति इत वनप्रास अलंकार है, यानी कि वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार है। वर्णान आवृत्ति इत अनुप्रास अलंकार है। यदि आप लोग को ये नहीं पता है तो आप लोग अच्छे तरीके से फिर से सुन लीजिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। वर्णान आवृत्ति इत अनुप्रास अलंकार, यानी कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होने पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार की उपस्थिति होती है। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने कविता या मतलब पद सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, या खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये 2 अलंकारों में प्रयोग किया जाता है, एक तो भ्रांतिमान अलंकार में और एक दूसरा आप लोगों को कौन से अलंकार में देखने को मिल सकता है, तो अनुप्रास अलंकार में, क्योंकि उसमें भ्रम भी पैदा हो रहा है कि खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियां खड़कती हैं या खिड़कियों के खड़कने से खड़क सिंह खड़कता है।
तो ये भी होता है और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर उपस्थित है। यमक अलंकार क्या होता है कि शब्द वही पुन पुन रहे, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, सुकब कहावत ठोर। तो शब्द क्या है, एक ही रहे और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो इसका क्या कहते हैं कि यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष क्या होता है कि एक अर्थ से हो जहाँ बहु अर्थन को ज्ञान, और श्लेष कहत है ताहि को भूफर सकल सुजान, यानी कि यहाँ पर श्लेष को क्या कहेगा कि एक अर्थ से जहाँ पर बहुत सारे शब्दों की ज्ञान हो। यानी कि इसमें आप लोगों को परिभाषा, मतलब इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें आप लोग को उदाहरण देखने को मिल सकता है जो इसका है, इसको आप लोग को उदाहरण देखना को मिल सकता है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा पानी है, रवि रहीम व्यास जी का दोहा है कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर तीसरा जो पानी है उसको लिया गया है और उस पानी का मतलब तीन तीन अर्थ है कि मोती और मनुष्य से भी लिया गया है और चूने से भी उसका तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि एक के तीन अर्थ हैं। फिर यमक अलंकार में आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है कि यमक अलंकार क्या होता है कि शब्द वही पुन पुन रहा है, अर्थ और ही और, मतलब एक ही शब्द जब दो तीन बार रिपीट हो और उसके अर्थ अलग अलग हों तो क्या होता है कि जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, ई खाए बौराय जग वही पाए बौराय। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि शब्द क्या है, कनक कनक है, और कनक कनक का दो शब्द होता है कि एक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए उस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन थे। तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामह, जयदेव, आचार्य केशव आदि थे। फिर यहाँ पर देखने को मिल सकता है ध्वन सिद्धांत के कितने भेद होते हैं। तो ध्वन सिद्धांत के भेद आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ध्वन विरोधी आचार्य, ध्वन विरोधी आचार्यों में प्रमुख है अभिधामूला। ध्वन में अभिधेयार्थ से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, जबकि लक्षणामूला ध्वनि में लक्षार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के तीन भेद किए हैं, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। तो ध्वनि सिद्धांत के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना चाहिए कि रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। यानी कि किसी में रस की ज़्यादा प्रधानता मिलती है तो किसी में अलंकारों की प्रधानता मिलती है तो किसी की वस्तुनिष्ठता यानी कि उसके शब्दों में। फिर क्या है, ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, एक अभिधामूला ध्वनि, एक लक्षणामूला ध्वनि। देख लीजिए दोनों ऊपर दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों ध्वनि। तो ये क्वेश्चन यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो दो तीन क्वेश्चन आप लोग को हो जाएगा। यमका अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो यमका अलंकार का उदाहरण आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यमका अलंकार का उदाहरण क्या है। तो परवारों उर्वशी सुन राज के सजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर यमक कितने हैं। यमक अलंकार में देख लीजिए उर्वशी एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर ये उर्वशी दूसरी के लिए प्रयोग किया गया है, ये उर्वशी मोहन के लिए यानी कृष्ण के लिए, और ये किसी और के लिए। तो यहाँ पर तीन उर्वशी और तीन का अलग अलग अर्थ है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अरस्तु के काव्य संबंधित दो सिद्धांत कौन है। तो अरस्तु के काव्य संबंधित दो सिद्धांत कौन कौन से हैं, एक अनुकरण सिद्धांत और एक विरेचन सिद्धांत। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आप लोग पूरा का पूरा यदि मॉडल पेपर एक जो क्वेश्चन पेपर है देख लेते हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ, तो आई होप आप लोगों को 100% कोई भी फेल नहीं कर सकता है। आई ये रिचर्ड्स की तीन ग्रंथों के नाम लिखे। तो आई ये रिचर्ड्स के तीन ग्रंथ, दी फाउंडेशन ऑफ स्पेटिक्स सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये आप लोगों को सभी का मतलब रचना वर्ष याद रखना है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग सन 1923 यानी कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। द पीपुल ऑफ लिटरेरी क्रिटिमिन्स मैन है ये 1924 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आई ये रिचर्ड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आई ये रिचर्ड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि आई ये रिचर्ड ने मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आप लोगों को फिर से रिवाइज कर दें, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थालंकार शब्दालंकार क्या होते हैं, शब्दालंकार वह होते हैं वह अलंकार जिनमें शब्दों में प्रधानता मिलती है, शब्दों में अलंकृत होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जिसको अर्थ में मतलब अर्थ में उसकी शोभा देखने को मिलती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। फिर आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि
ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, ध्वनि भेद कितने प्रकार के होते हैं, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, ये सब आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर रिचर्ड्स ने मन को क्या कहा है, तो रिचर्ड्स ने मन को आवेगों का तंत्र कहा है, यानी रिचर्ड्स ने मन को आवेगों का तंत्र कहा है। आइए, रिचर्ड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये आप लोगों को एक एक लाइनर क्वेश्चन में याद रखना है, तो इससे आप लोगों का पूरा अच्छे तरीके से बन जाए, क्योंकि आइए रिचर्ड्स के अगर एक वन लाइनर याद करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आइए, रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद माने हैं, तो आइए, रिचर्ड्स ने काव्य के 2 भेद माने हैं, अपवर्ती कविता और अंतर्वेशी कविता। ये 2 कविताएं बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। फिर क्या है, रिचर्ड्स ने भाषा कितने प्रयोग बताए हैं, तो रिचर्ड ने भाषा के 2 प्रयोग बताए हैं, वैज्ञानिक प्रयोग और रागात्मक प्रयोग। तो आप लोगों को यदि अभी तक यहाँ तक आप लोग वाकई में पास होना चाहते हैं, यहाँ तक देख लिए तो आई होप आप लोग वीडियो को तो लाइक कर दिए ही होंगे, नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए ही है। हिंदी आलोचना किसकी रचना है, तो हिंदी आलोचना देख लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना की नींव रखी। उनके पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी ने इसका विस्तार किया। बाद में हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना, प्राचीन काव्यशास्त्रीय आलोचना और आधुनिकतावादी आलोचना का विकास हुआ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये आप लोगों को पूछ सकता है कि हिंदी आलोचना किसकी रचना है, तो हिंदी आलोचना का जो सर्वप्रथम यदि विकास किसी ने किया था तो किसने किया था, तो वो किया था हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी आलोचना के जनक कौन है, ये देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन आ गया। तो हिंदी आलोचना के जनक कौन है, हिंदी इस दृष्टि से हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वश्रेष्ठ आलोचनात्मक आलोचक माना जाता है। हिंदी साहित्य में आलोचना का क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो हिंदी साहित्य में आलोचना का क्या तात्पर्य है, बहुत ही अच्छा तात्पर्य यहाँ पर पूछा गया कि आलोचना का क्या होता है, कि आलोचना होता है कि किन्हीं के किसी का मतलब जो वो कुछ भी तैयार करते हैं उनकी समीक्षा या समालोचना करना, या उनकी कमियों को मतलब ढूंढना, दिखाना। आलोचना शब्द लोच धातु से बना है। लोच का अर्थ होता है देखना, इसीलिए किसी वस्तु या कृत की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। असमन्तात लोचनम अवलोकनम इति आलोचन, यानी कि असमन्तात लोचनम अवलोकनम इति आलोचन। ये क्या है कि समीक्षा और आलोचना शब्दों का भी यही अर्थ है, यानी कि जो भी उसका मूल्यांकन करे, अवलोकन करे और उसकी व्याख्या करे, तो वो क्या होता है, आलोचना होती है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कौन कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि कृष्णलाल, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा, सॉरी इला चंद्र जोशी, शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय, ये इतने हैं। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कृष्णलाल, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, हरवंशलाल शर्मा, ये आप लोग जो मेन मेन है इनको याद रखना। शिवशंकर चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो आप लोगों के मेन है ही, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आधुनिक आलोचना का जनक कौन है, तो आधुनिक आलोचना का जनक लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर के प्रेमघन द्वारा की गई आलोचना आधुनिक व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। इस में व्यवहारिक आलोचना में सबसे अधिक नाटकों का ही आलोचना हुई है। आलोचना का सूत्रपात तो भारतीय युग में ही हो चुका था। द्विवेदी में आकर आलोचना विधा के विकास में गति आ गई, यानी कि क्या कहा गया है कि द्विवेदी युग में आकर आलोचना के जो विधा थी उसमें और तेजी से गति आ गई। द्विवेदी युग से उसका और विस्तार हुआ, लेकिन पहले उसका क्या हुआ था, जो उसके जो विकास हुआ था वो भारतीय युग में ही शुरू हो गया था। और इसको किसको माना जाता है कि प्रेमघन, आधुनिक आलोचना का प्रेमघन को माना जाता है। आलोचना कितने प्रकार के होते हैं, तो आलोचना होती है रचनात्मक एवं बिंदुसात्मक, यानी 2 प्रकार की होती है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये तैयार रखना है। और आइए रिचर्ड्स का पूरा नाम बताइए, तो आइए रिचर्ड्स का पूरा नाम नहीं है। आइए रिचर्ड्स यहाँ पर मतलब नहीं होगा, ये यहाँ पर पूरा नाम नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रमुख ग्रंथ उनका क्या है। तो उनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो फिलॉसफी ऑफ द रिटोरिक है। और उनका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम यहाँ पर देख लीजिए, दिखाया गया है कि आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स है, यानी कि यहाँ पर रिचर्ड्स का क्या है, प्रमुख ग्रंथ। सॉरी दोस्तों, उंगली से लिखा नहीं जा रहा है।
तो आप लोग इतना तैयार कर लेना, अच्छे से आप लोग देख लेना। और फिर देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या है? कि आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स है इसका पूरा नाम। टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था? तो टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था। टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या था? तो थॉमस स्टीअर्न्स इलियट है। इलियट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इलियट ने निर्वय निर्वैंकिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। निर्वैंकिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। कालरिज की पुस्तक का नाम बताइए? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया है किसकी? कालरिज की पुस्तक, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अच्छे तरीके से याद रखना है इसको। वर्ड्सवर्थ के काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम बताइए? तो लिरिकल बैलेट्स। ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों को पूरा का पूरा। और ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से सब कुछ आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। और यदि आप लोग को और अच्छे से तैयारी करना है तो आप लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट एक है, जिनसे हम भी पहले पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। और सक्सेस टू यू, उसका भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम बताइए? तो स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम क्या है? कालरिज, सेली, कीट्स, ये तीन हैं। किन्हीं दो प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम बताइए? तो डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर संरचनावाद का जन्म फ्रांस में हुआ था। दो मनोविश्लेषणवादी चिंतकों का नाम बताइए? तो सिगमंड फ्रायड और युंग, ये दो हैं कौन? मनोविश्लेषणवादी। रस के भेद बताइए? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। आप लोगों को रसों का पूरा चाहिए पीडीएफ, तो रसों का भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी के सभी पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पर देरी ना कीजिए। फिर क्या, शब्द शक्ति से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। तो शब्द शक्ति क्या है? तो शब्द तथा अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये आप लोग को बहुत ही पहले मिला होगा पढ़ने के लिए। आप जब 4, 5 या सॉरी दोस्तों 6, 7, 8 में रहे होंगे तभी आप लोग को पढ़ना होगा ये। शब्द शक्ति की पहचान कैसे करें? तो हिंदी भाषा रचना एवं व्याकरण में शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति की संज्ञा दी गई है। शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। तदनुसार शब्दों के भी 3 प्रकार हैं, वाचक, लक्षक एवं व्यंजक। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, उसी प्रकार वाचक, लक्षक एवं व्यंजक हैं, जिनसे क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं, वाच्यार्थ, लक्षार्थ एवं व्यंग्यार्थ। तो इस प्रकार से ये शब्द शक्ति की पहचान है। शब्द शक्ति का महत्व क्या है? लेखन में सटीकता शब्द शक्ति पर निर्भर करती है। इसके बिना संचार खराब होता है। शब्द और वाक्यांश ने नट और बोल्ट होते हैं। क्या है? शब्द और वाक्यांश क्या होते हैं? वो नट और बोल्ट होते हैं जो संचार पुल को एक साथ रखते हैं। इसीलिए लेखक को पाठक तथा अर्थ पहुंचाने के लिए आवश्यक सटीक शब्दों और वाक्यांशों को पहचानना सीखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना क्या होता है? जो शब्द पर आधारित व्यंजनों को शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। अर्थ पर आधारित व्यंजना को अर्थी व्यंजना कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थक एवं अनेकार्थक। तो इस प्रकार से आप लोग का पूरा जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप तो लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।